नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकी। चैप्टर क्या होगा? आनुवंशिकी से होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम XY जनन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और इसमें 2018 से 2020 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 तक वो सारे प्रश्न होंगे। टॉपिक वाइज कराया जा रहा है सेशन को। तो आप लोग नहीं देखे हैं पिछले क्लास को तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला नंबर सवाल होगा। क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है क्योंकि इस एक टॉपिक में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके टॉपिक को ही खत्म कर दिया जाए। तो पहला नंबर आज का सवाल है कि जीन रिक्त स्थान की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। कह रहा है कि जीन किस गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वो हार्मोन के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से? हार्मोन के माध्यम से गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। जहां डिस्कशन की जरूरत होगा वहां डिस्कशन करते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। तो 4 नंबर सवाल है कि जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला। कारण कि जब मेंडल, वैज्ञानिक का नाम है, ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएंगे 9:3:1 मिला। याद रखिएगा इसे आप लोग। और आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जॉब ज्ञान एकेडमी को हमें सपोर्ट की जरूरत है। और आप लोग क्लास को देखते हैं, लाइक और शेयर करने में कंजूसी करते हैं। प्लीज एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और शेयर कीजिएगा तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे। जॉब ज्ञान एकेडमी का परिवार बढ़ेगा। हमें सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज आप लोग चैनल को शेयर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिकी पदार्थ कौन सा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिकी पदार्थ कौन सा है? तो DNA है। क्या है? DNA है। इसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट सवाल की हम लोग चलेंगे। सवाल है कि एक लंबे पौधे टी और एक छोटे पौधे डबल टी यानी छोटे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F11 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है? यानी कि एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। कह रहा है में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए मानव मदाओं। मानव मदाओं में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि समान मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में कितने होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो जनन कोशिका में 23 होते हैं। कितना होते हैं? 23 होते हैं। चलिए इस एक क्वेश्चन को आप लोग पहले से जान रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल है कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षणों को दर्शाता है? तो सही जवाब इसमें हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें से कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि जीनों के लक्षण एक प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं।
प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये डीएनए के खंड है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सीट होता है। तो कह रहा है कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? तो सभी इसमें से सही है, कोई ऐसा नहीं है जो दर्शाता नहीं है। तो इस ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? ये होता है आपको शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों से होता है। किसमें होता है? शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों से होता है। यानी मानव लिंग निर्धारण के लिए XX और XY होना जरूरी है। जब X और Y दो गुणसूत्र मिलते हैं तो यहाँ पर पुरुष होता है, जन्म लेता है, और X और X मिलते हैं तो यहाँ पर स्त्री जन्म लेती है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र के एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया 2022 का प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां। क्या दर्शाता है जी? कि मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर को क्या कारण हो सकता है? डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा जी। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्या होते हैं? एलोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? एलोसोम्स होते हैं। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी एलोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तों की आकृति। पत्तों की आकृति। नेक्स्ट प्रश्न है, और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए ना, जॉब ज्ञान एकेडमी। ये UGC ADA 2.0 मेरा पहला चैनल था। इस पर टेक्निकल एरर होने की वजह से नया चैनल क्रिएट किया गया, तो इस चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको याद रहेगा। चलिए पहला नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। सही। पहला नंबर ऑप्शन ही सही हो गया है। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है? नहीं। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट RNA होता है? नहीं। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही होगा कि युग्म निर्माण के समय दे युग में विकल्पी एक साथ आते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कौन सा कथन गलत है? क्योंकि प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये सब सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीके के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। जिसे आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन। सही। आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन किया गया था। यानी कह रहा कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के आधार पर आरंभ में पौधों का पर निषेचन क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग में से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और यह मातृ या पितृ मूल को ही हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियों के DNA की स्थिरता
सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की समान संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को वर्णित किया गया है। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल के प्रयोगों के परिणाम। मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों का प्रयोग किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए, उद्यान मटर का प्रयोग किया था। किसके किया था? उद्यान मटर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संकर संकरण विभिन्न संस्करणों की विशेषताएं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। एक संकर संकरण विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, डीएनए, यानी पैतृक और मातृक डीएनए करता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है, क्वेश्चन कुछ जटिल क्वेश्चन है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में। कह रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए। उनमें से कुछ निम्नलिखित है, जैसे गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और छोटे पौधे, सफेद और बैंगनी फूल। इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झुर्रीदार, छोटे और सफेद। झुर्रीदार, छोटे और सफेद। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के संस्करण में एक शुद्ध लंबे पौधे डबल टी का एक बौने पौधे डबल टी के साथ संकरण कराया जाता है, यानी कराया गया। पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होगा। जब दोनों को संस्करण कराया गया तो पीढ़ी में उसका अनुपात निकल कर आता है 3:1 आता है। ऑप्शन नंबर है, इसे आप लोग याद ही कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही स्टैटिक जीके का भी इस पर डाला जाएगा, तो टाइप वाइज टॉपिक वाइज उसमें भी डाला जाएगा। आप लोग इस चैनल को फॉलो करके रखें। और हाँ, इसका पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप लोग फॉलो कर ले, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, TTWW जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा। TTW जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि सही जवाब इसका हो जाएगा 25% होगा। कितना होगा जी, 25% होगा, क्योंकि इसमें 75% लंबे होते हैं और 25% छोटे पादप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। तो मानव में लिंग गुणसूत्र के मौजूद जो संख्या है वह होता है आपको 1, यानी 1 युग्म होते हैं। कितना होता है, 1 युग्म होते हैं। कह रहा है कि 12 युग्म अलिंग गुणसूत्र और 1 युग्म लिंग गुणसूत्र X और Y होते हैं, मिलाकर 23 हो गए। 23 हो रहा है, यानी कि 46 गुणसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया। क्या कहा गया जी, मटर के पौधे में मेंडल के प्रयोगों के अनुसार यहाँ इसको कहा गया कि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए 1 जीन हो या 2 जीन। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र की उनकी माँ से वंशागत होते ना। ये तो भाई क्वेश्चन पहले ही गलत हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका सी ए सही होगा। नेक्स्ट है कि कुछ प्राणी से होंगे जीवन में अपना लिंग प्रदर्शित कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है, बिल्कुल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब तब तक बनाइए, 1 मिनट के हमें टाइम दीजिए, पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है। 4 ऑप्शन है, आप लोग पढ़िए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। क्या कह रहा है कि नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में संतान का लिंग द्वारा किसके द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्यों में संतान का जो लिंग है वो पित्त गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी एक्स वाई के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मैं एक बार में ही पढ़ूंगा कि मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया है, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन करना है। चलिए, गलत तर्क का इसमें चयन करना है, तो उतना तो टाइम है नहीं। यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। ये ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत उत्तर का चयन करना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण क्या क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। फिर कह रहा है कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे का संस्करण मटर के बौने पौधे के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे का संस्करण तो गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते। देखिए, क्वेश्चन भागना नहीं, ग्रुप डी में पूछा गया है, 2022 का प्रश्न है। देख रहे हैं ना कितना जटिल है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल बीज वाले लंबे पौधे। हो सकता है आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, गोल बीज वाले लंबे पौधे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर है। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच में क्या अंतर है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था। कारण लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था। तो सही जवाब हो जाएगा जी, सफल होने का कारण उन्होंने संतति का संख्यात्मक गणना की थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। यदि मेंडल ने
F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? होता कि वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर पौधे के साथ कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जाता? बस आप लोग आंसर ही याद कर लीजिए। इसे जरूरी नहीं है कि एग्जाम में देखने को मिले। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंबापन, बौनेपन और प्रभावी हावी था। लंबापन, बौनेपन पर प्रभावी हावी था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9:3, 3:1। इसके पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने दो प्रयोग किए हैं। लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया और छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधे की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे? परिणाम देखेंगे है कि प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र में दो पौधों के बीच संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संकलन से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है? ये 2022 का प्रश्न है छोटू। ग्रुप डी में क्वेश्चन को एकदम पूछा गया है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लाल, हरा दोनों ही प्रभावी है। हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडल के पौधे पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कि मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों के संतति थी सभी पौधे लंबे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्वेश्चन टफ है, तो आप लोग प्लीज देखिएगा। आनुवंशिकी से जितना भी क्वेश्चन है आप जब सेट बनाइएगा तो उसमें आपको क्वेश्चन सही होने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। तो सामान्य मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 2। करें कि सामान्य मनुष्य में क्वेश्चन क्या करें, समान मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? होते हैं 22 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितने होते हैं? 22। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 46 गुणसूत्र में 44 यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष एवं स्त्री समान प्रकार के होते हैं जिन्हें अलैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? इसमें 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 होते हैं, X और Y। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम अस्टाइगम है। पाइसम अस्टाइगम है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के यानी डबल एक्स जब मिल जाएगा यह लड़की के जन्म के कारण होते हैं और एक्स और वाई मिलेगा तो लड़का इसे जन्म होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। एनटीपीसी के एग्जाम में शिफ्ट 2 में स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है 2021 का प्रश्न। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? कारण जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए
आणविक जाति विरित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न है कि एक समान मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है। सभी लोग जानते होंगे क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है कि मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आज 100 यानी 100 प्लस है, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा, भागिएगा नहीं। जो विद्यार्थी शुरू से अंत तक ही देखेगा वो निश्चित ही सफलता मिल पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणसूत्र किससे संबंधित है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। गुणसूत्र किससे संबंधित है? गुणसूत्र संबंधित है अनुवांशिकी लक्षणों के संचारण से है। किससे है? अनुवांशिकी लक्षणों के संचारण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रोमियर जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? सेंट्रोमियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी है तो समलक्षणी होगा। यदि एक पौधे का समजीनी है तो समलक्षणी होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा जी? क्या कर रहा है? रिक्त स्थान, हाँ, यदि एक पौधे का समजनी TRR है तो समलक्षणी क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौना और गोल होगा। बौना और गोल होगा। नेक्स्ट है, मटर के पौधों में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए, झुर्रीदार बीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झुर्रीदार बीज हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी, जैसे लक्षण, बीज का आकार गोल रहेगा प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार रहेगा। बीज का रंग पीला रहेगा तो अप्रभावी लक्षण हरा रहेगा। ये कुछ कुछ आपको पूछा, जैसे तने की ऊंचाई प्रभावी लक्षण लंबा और अप्रभावी लक्षण बौना। कुछ याद करना पड़ेगा इसका। इसे मैं आपको शेयर जरूर करूंगा। इसे हम रख लेता हूं, आपको फेसबुक पेज पर दे दिया जाएगा। फेसबुक पेज पर इसे दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं, देखकर तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आनुवंशिकी सामग्री के वाहक है। आनुवंशिकी सामग्री के वाहक है जीन। जीन के आनुवंशिकी सामग्री के वाहक है जीन के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44 गुणसूत्र प्लस XX होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र से होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एक डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। कहना है कि एक डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिकी लक्षणों के जिन समूहों को कहते हैं। आनुवंशिकी लक्षणों के जिन समूहों को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? कहते हैं हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों का दो जनक शामिल होता है। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों का दो जनक शामिल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं। तो मादा युग्मक में 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं? एग्स होते हैं। नेक्स्ट है कि पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़ी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद है। एक ही टाइप से क्वेश्चन पूछा है 23। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज कर लीजिए ना, जॉब ज्ञान एकेडमी को। इसी के नाम से फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज भी बना हुआ है, वहां से आप लोग फॉलो कर ले, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप लोग फॉलो अप कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आपको क्लास आनंद आ रहा होगा। शुरू से अंत तक वीडियो देखें, और भी कुछ कुछ टॉपिक का वीडियो डाला गया है, एक ही क्लास में आपको खत्म किया गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है मानव शरीर के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मानव शरीर के कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार का पुंजनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का पुंजनन अधिक विविधता ला सकता है? ऑप्शन नंबर सी लैंगिक ला सकता है। क्या ला सकता है? लैंगिक। नेक्स्ट प्रश्न है पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण है। पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण क्या है? तो प्रबलता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? प्रबलता। नेक्स्ट है ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। किसने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल ने किया था। ग्रेगर मेंडल ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किन्हें माना जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मेंडल के। मेंडल के प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने किए थे। ग्रेगर मेंडल ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थान ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। उसे ग्रेगर मेंडल के नाम किसने दिया? तो ग्रेगर मेंडल ने दी, वैज्ञानिक का नाम है यह। नेक्स्ट है कि वंशागति नियम की खोज किसने की थी? वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक ये जाना जाते हैं ग्रेगर मेंडल साहब ने। ऑप्शन नंबर बी 2021 का प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम यानी उसके किससे प्राप्त होते हैं?
एक माता से प्राप्त होते हैं। मनुष्य जाति एक पुरुष के उसके एक्स क्रोमोसोम उसके माता से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। किससे होता है? जो पिता के गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रजातियों में रिक्त स्थान जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिकी क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। कह कि प्रजातियों में रिक्त स्थान जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तन। प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिकी विकार है? आनुवंशिकी विकार है थैलेसीमिया है। क्या है? थैलेसीमिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्रों का वाहक होता है? मानव में नर युग्मक कौन से गुणसूत्रों का वाहक होता है? ऑप्शन नंबर डी, या तो एक्स या वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की कितने जोड़ी पाई जाती है? विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। कह रहा है कि डाइहाइब्रिड निसंकर यानी क्रॉस में भी विपर्यासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। कौन करता है जी? तो ऑप्शन नंबर सी, दो जोड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिकी नहीं होता। उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिकी नहीं होता है। किसमें नहीं होता है जी? तो दैहिक उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिकी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों के दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह क्या है? वह प्रबल है। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह प्रबल है। क्या है? प्रबल है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। माता पिता शुद्ध प्रजनन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज किसकी पत्ती द्वारा प्राप्त किया? तो सही जवाब हो जाएगा स्वपरागन। ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागन पत्ती द्वारा प्राप्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक ला सकता है। ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक ला सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिकी गुणों के वाहक है। आनुवंशिकी गुणों के वाहक है तो ऑप्शन नंबर है डीएनए। डीएनए जो है आनुवंशिकी गुणों के वाहक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में बीज गोल और पीले होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 315 बीज गोल और पीले होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, F2 जनरेशन में फिनोटिपिक अनुपात होता है। F2 जनरेशन में फिनोटिपिक अनुपात होता है। क्या होता है जी? ऑप्शन नंबर बी, 9:3, 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलील होते हैं। एलील क्या होते हैं? जिन का वैकल्पिक रूप होते हैं। जिन का वैकल्पिक रूप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिकी गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिकी
गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यूजेनिक्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूजेनिक्स को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार करना है। तो सही जवाब हो जाएगा कह रहा है क्या कि विज्ञान की वह शाखा है और यूजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक जी जे मेंडल का निधन कब हुआ? वैज्ञानिक जी जे मेंडल का निधन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1884 में हुआ। कब हुआ जी? 1884 में हुआ। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में 20 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? पूरा ऑप्शन पढ़िएगा तभी पता चलेगा। यहाँ पर है कि एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होता है जी? नहीं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में पुरुषों के ओन गुणसूत्रों में समूह होते हैं। सभी लोग जानते हैं कि एक्स वाई होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। देखिए 2018 में पूछा गया है ना, ग्रुप डी का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? आमतौर पर मेंडेलियन कारक कहलाते हैं जीन। क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशानुक्रम की इकाई है। वंशानुक्रम की इकाई है जीन। क्या है? जीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि? मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विविधता क्या है? विविधता क्या है? ऑप्शन नंबर सी। विविधता है एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच का अंतर, एक ही माता पिता के संतानों के बीच का अंतर, माता पिता और संतानों के बीच का अंतर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिकता भिन्नता को क्या कहा जाता है? कह रहा कि एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया? मेंडल ने किस आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया? ऑप्शन नंबर डी, एक संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस युग्मकों से शुद्धता का नियम दिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है कि मटर के पौधों में रिक्त स्थान कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं। मटर के पौधों में रिक्त स्थान कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, झुर्रीदार बीज कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? ऑप्शन नंबर बी, झुर्रीदार बीज होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? ए, वायु गुणसूत्र। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो वायु गुणसूत्र पाया जाता है। पूर्ण जनन का अर्थ क्या है? पूर्ण जनन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होना। तो आज का सवाल इतना ही, आंसर शीट भी दिया गया है और इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा क्लास खत्म होने से एक दिन बाद या 1 घंटा पहले टेलीग्राम पेज पर। आप लोग प्लीज टेलीग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। पूरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए, बहुत ही मजा आया होगा। तो फटाफट से एक लाइक जरूर कर दीजिए और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी जुड़े। जॉब ज्ञान एकेडमी के परिवार को संख्या को बढ़ाइए और लाइक कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो अच्छा बनाने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। पहले का भी वीडियो पढ़िए, टॉपिक वाइज कराया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों।